starting as an introduction, why we keep this meeting and what is the purpose. So this is our third meeting. Two-time meeting we have done physically also, and one or two times online also. As you may be aware that lot of SIF, specialized investment funds, the category is created by SEBI around 1 year back, come to the concept that there should be some product for the upper middle class or HNI group so that they can take the benefit of PMS and AIF. And the concept has begun before 1 year, and then conceptualized paper have come, and they start to take the applications from the assets management company to launch the products. Lot of AMC matlab assets management company, those who are manufacturer of the mutual funds, they apply for their product to the SEBI, and SEBI is giving permissions, or we can say giving the permissions to them to launch their products. तो अगर आप देखोगे तो 3-4 महीने पहले कुछ एक दो एएमसी आई थी, बट नाउ सडनली एक बाढ़ के जैसी आ गई है बहुत सारे एसआईएफ की, के भाई एसआईएफ हर एक आदमी अपना लॉन्च कर रहा है. सो करंटली आई थिंक 5-6 एनएफओ इज गोइंग ऑन. सम एनएफओ इज ऑलरेडी कम इन टू द मार्केट अराउंड 1.5 month बैक, 6 month बैक. तो करंटली मुझे लगता है 15 से 20 एसआईएफ अभी मार्केट में ऑलरेडी है, और ज्यादा से ज्यादा अभी पब्लिसिटी नहीं हो रही है, बट सम एएमसी गिविंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी ऑल्सो. पेपर में भी काफी आर्टिकल्स आ रहे हैं. तो मेरा जो पर्पज है कि ये प्रोडक्ट्स क्या है एग्जैक्टली, एंड व्हाट इज द एसआईएफ. मतलब म्यूचुअल फंड था, लोगों को पीएमएस मालूम है, लोगों को एआईएफ मालूम है, तो ये कैटेगरी क्यों बनाई गई है और इसका पर्पज क्या है, एंड व्हाट इज द बेनिफिट फॉर द स्मार्ट इन्वेस्टर्स, एंड उसमें हम किस टाइप से पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट वाइज. तो एक मोस्ट ऑफ द एक ये जो वेबिनार हमने रखा है, ये एक प्रोडक्ट की नॉलेज के प्रोडक्ट है क्या चीज, एंड फिर इसके अंदर में एक नॉट सुपर एचएनआई बट एचएनआई एंड अपर मिडिल क्लास उसको किस टाइप से यूटिलाइज कर सकता है. सो टुडे आई हैव having arrangements with Edelweiss Mutual Fund, those who have come up with a SIF product. तो SIF का ब्रांड थोड़ा सा अलग रखा है सभी ने, टू गेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द म्यूचुअल फंड्स एंड SIF. तो आप अगर देखोगे तो हर एक कंपनी के SIF का प्रोडक्ट का नाम भी अलग है. तो जैसे ही एडलवाइस का प्रोडक्ट्स है उसके नाम भी अलग है. तो टुडे आई हैव ब्रिंग Ikara Kumar, head of Key Alliance and Business Development of Edelweiss Mutual Funds. Ikara have 2 decades of work experience in financial service and has done diverse roles of sales and channel management. An MBA from ICFAI Business School and a graduate of University of Delhi. So he is representing today the Edelweiss SIF newly launched products, and different products is already in the market of Edelweiss. So, Kumar sir, please hand over to you. Thank you, Ram, and thank you everyone for joining in. Thank you, Midas Wealth, for getting this informative webinar. It's a new category, and it is really heartening that Midas is taking this to the clients. So today, what we'll do, we'll basically talk ki SIF क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और आपके पोर्टफोलियो में किधर फिट हो सकता है, और हमारे पास क्या प्रपोजिशन है एज अ फंड हाउस. आज की डेट में जैसे राम ने बताया 15-20 हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट आवर प्रपोजिशन, एंड एंड में हम एक क्वेश्चन आंसर ले लेंगे. सो विल कीप इट वेरी वेरी इंटरेक्टिव. तो मैं अपना जस्ट एक स्क्रीन शेयर करूंगा सो दैट मैं कुछ स्लाइड्स लोड कर सकूं. तो जूम कर लीजिए. अभी है विजिबल फुल स्क्रीन? या वी कैन सी इट. ओके, सो बेसिकली जैसे राम ने बताया कुछ 7-8 months back this category has started. So we all know what is mutual fund. I think all of you have been investing in mutual fund, and we broadly know what is PMS and AIF.
PMS AIF आर कस्टमाइज सर्विसेज, हाई टिकट सर्विसेज। SIF जो है वो म्यूचुअल फंड और PMS के बीच में कुछ है। ना बीच में होने से क्या फायदा, मतलब ये कैटेगरी है बट ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और आपके पोर्टफोलियो में आप इसको कितना एलोकेशन दे सकते हैं, कहाँ फिट कर सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट आई विल जस्ट टॉक व्हाट इज एडलवाइज। वी आर इन बिजनेस सिंस अराउंड अ डिकेड। अभी हमारा करंट AUM 1,75,000 करोड़ है, 65 ऑफिसेज हैं, ये थोड़ा पुराना स्लाइड है, और करीबन 350 एम्प्लॉय हैं और 30 lakhs इन्वेस्टर्स हैं। So we are a very well diversified fund house and we cater to all the needs of investor which are possible in a mutual fund license. So mutual fund के अंदर आप basically 5 चीजें कर सकते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, पैसिव कर सकते हैं, इंटरनेशनल FOF कर सकते हैं, गिफ्ट सिटी कर सकते हैं और SIF कर सकते हैं। और एज अ फंड हाउस ये सारी प्रपोजिशंस हमारे पास हैं, कुल मिला के 70 प्रपोजिशंस हैं। आज हम जो बात करेंगे वो मेनली SIF का करेंगे, बट एज अ फंड हाउस हमारे पास 70 प्रपोजिशन है। नाउ टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट आवर स्ट्रेंथ, अभी आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, ये स्लाइड SIF से भी रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास 3 इन्वेस्टमेंट टीम है, फंडामेंटल, फैक्टर और फिक्स्ड इनकम। और हम इन्वेस्टमेंट टीम की कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट असाइन करते हैं। जैसे कि हमारा ऑलरेडी जो रनिंग SIF है वो एक फैक्टर इन्वेस्टिंग टीम के लिए कैपेबल के हिसाब से है, और जो हम एक नया ला रहे हैं वो फंडामेंटल, क्योंकि वो सिर्फ प्योर इक्विटी है। सो 3 इन्वेस्टमेंट टीम है। तो इंटेंट टू शो दिस स्लाइड इज कि ऑल लेवल्स, ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी वी हैव। नाउ कमिंग टू मेन टॉपिक ऑफ द डे विच इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड विच इज SIF। सो जैसा कि हमने बताया म्यूचुअल फंड और AIF PMS के बीच में है, बट ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और ये क्या कर सकता है। सो टुडे एनी काइंड ऑफ रिटर्न विच यू गेट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ रिस्क यू टेक। आज की डेट में जैसे बैंक FD में ब्रॉडली वी कैन से देयर इज नो रिस्क, तो यू गेट 6%, 7%। द मोर यू टेक रिस्क द मोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग मोर रिटर्न, गेटिंग मोर रिटर्न्स, इसलिए काफी लोग इक्विटी में आते हैं। नाउ SIF की जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग है वो आपके रिस्क और रिटर्न में थोड़े चेंजेस लाती है। जैसे कि आपके पास अगर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कुछ भी रिटर्न है, एक SIF वही रिटर्न मैच कर सकता है रिस्क लोअर करके। सो एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि रिस्क लो करके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का रिटर्न मैच कर सकता है, और दूसरा सिमिलर रिस्क से आपका रिटर्न पोटेंशियल बना सकता है। दैट्स व्हाई दिस कैटेगरी मेक सेंस कि सिमिलर रिस्क लेके या तो रिटर्न बढ़ा दे या लोअर रिस्क करके रिटर्न आपका मैच कर दे। अदरवाइज तो आप म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं, AIF भी कर रहे हैं, बॉन्ड्स भी कर रहे हैं। तो नीड ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कि आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में रिस्क कम करके रिटर्न बढ़ा सकता है, या तो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का या किसी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिटर्न मैच करके रिस्क कम कर सकता है। That's where the need of this product exists. It's not only just return, it is return plus risk. अभी आप लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड कर रहे हैं काफी टाइम से, तो मैं SIF को थोड़ा म्यूचुअल फंड से रिलेट करके समझाना चाहूंगा। बेसिकली जैसा कि राम ने बताया 6-7 महीने से सेबी ने कैटेगरी को अलाउ किया है। आज की डेट में 7 कैटेगरी अलाउड है SIF में, और मैं हर कैटेगरी को एक म्यूचुअल फंड की परिभाषा से आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला, 3 तरीके के इक्विटी SIF आ सकते हैं। एक्स टॉप 100, तो आप अगर मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड से वाकिफ हो, ये उस टाइप के एरिया के SIF हैं। इक्विटी सेक्टोरल SIF, बिजनेस साइकिल वाले म्यूचुअल फंड, थीमेटिक म्यूचुअल फंड, उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए हैं। और लॉन्ग शॉर्ट SIF जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, मतलब आपके बैलेंस फंड जैसे होते हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों होता है, उस टाइप के रिस्क रिटर्न लोगों प्रोफाइल के ये हैं। हाइब्रिड में 2 कैटेगरी अलाउड हैं। एसेट एलोकेटर, जैसा कि आपने सुना होगा मल्टी एसेट फंड, जिसमें डिफरेंट तरीके के एसेट क्लासेस होते हैं, कमोडिटी, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, उस टाइप के फंड्स को मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। और वही चीज अगर आपको SIF फॉर्म में रिस्क रिटर्न में मिल रही है तो उसको एसेट एलोकेटर हाइब्रिड SIF कहते हैं। अब आपने सुना होगा बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी सेविंग फंड, इस टाइप के नेचर वाले अगर कंपेरेबल SIF देखें तो उनको लॉन्ग शॉर्ट हाइब्रिड SIF कहते हैं। और दो डेट में भी हैं। डेट वाले अभी तक कहीं पे भी लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म
डेट या कॉर्पोरेट बॉन्ड वाले पेपर्स वाले म्यूचुअल फंड, उसको डेट एसआईएफ कहते हैं। लेकिन आपने अगर सुना होगा प्राइवेट क्रेडिट या परफॉर्मिंग क्रेडिट, जो हाई यील्डिंग डेट होते हैं, वो सेक्टोरल डेट एसआईएफ। तो दिस एक्चुअली स्लाइड्स is able to relate to you the existing mutual fund which exist, और किस टाइप के आप SIF प्रोडक्ट से मोटा मोटी उसको रिलेट कर सकते हैं। अभी SIF तो है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको क्या 5 या 6 चीजें देखनी चाहिए जब आप किसी SIF में एलोकेट करते हैं। एंड broadly, since you are coming via Midas, so I believe कि Midas is also managing your portfolio and they also evaluate SIF while bringing to you. But as a investor आप मोटा मोटी 5-6 चीजें क्या देख सकते हैं कि SIF को देखने के लिए। पहला, किसी भी SIF में कितना इक्विटी है, डेरिवेटिव का पोजीशन कितना है, सेबी द्वारा निर्धारित कौन सा रिस्क बैंड है, फंड मैनेजर का या फंड हाउस का एग्जीक्यूशन करने का कितना एबिलिटी है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है, और क्या रिस्क फ्रेमवर्क है। किसी भी SIF को एक तरीके से जानने के लिए अगर आपको ये 6 चीजें पता है तो आप किसी भी SIF का आपके लिए कितना सूटेबल है आप देख सकते हैं। ब्रॉड रेंज ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रेटेजीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, SIF में नॉमेनक्लेचर सेम हो सकता है, जैसे हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड मतलब इक्विटी सेविंग्स जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, मिक्स म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन वो 6 एक ही नाम के, लेकिन उनका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। जैसे आज की डेट में हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एक कैटेगरी है जो सबसे बड़ी कैटेगरी है SIF में, उसमें 6 फंड है, 6 के 6 फंड का ना रिटर्न प्रोफाइल अलग अलग है। कोई बैलेंस एडवांटेज फंड यानी कि बैलेंस फंड से भी ज्यादा रिटर्न प्रोफाइल, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है, और कोई आर्बिट्राज प्लस भी है जो कि हमारा एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। और इसी कैटेगरी में नाम सेम होते हुए भी रिस्क बैंड 5 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, मतलब आपको एग्रेसिव फंड भी मिलेगा, कंजर्वेटिव भी मिलेगा, सब में अलग अलग इक्विटी पोजीशन होगी और हर एक का डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी अलग अलग होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप SIF जैसी फील्ड में निवेश कर रहे हैं, आप अपने एडवाइजर से बात जरूर करिए, क्योंकि सिर्फ नाम सेम है, उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये न्यू कैटेगरी है, पॉइंट ये हाईलाइट करने का यहाँ पे है, कोई भी आप इवेल्युएट कर रहे हैं SIF, please speak to your advisor. They only can evaluate what is right for you, because name is same but underlying are very very different. Now coming to few more things about today, we have seen कि अब तो खैर टैक्स फ्री बॉन्ड नहीं आ रहे उतने, जब इशू होते थे 5 या 6% पे होते थे, and there was a lot of craze, क्योंकि 6% टैक्स फ्री is like 8.5 taxable, or in some bracket it is 9 taxable. So there was a lot of demand. Now this kind of products or this kind of risk return profile can be easily managed by SIF. So we already have an existing product which is hybrid long short fund, जिसमें कि हम इस टाइप के रिस्क रिटर्न प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स को आइडिया सजेस्ट करते हैं कि वो इस फंड को देख सकते हैं। आर्बिट्राज प्लस सॉर्ट ऑफ रिटर्न, आज की डेट में म्यूचुअल फंड के पास जो आर्बिट्राज फंड है करीबन 6% 5% के आसपास उनका रिटर्न आता है। उस कैटेगरी से अगर आप 2 से 3% ऊपर रिटर्न देख रहे हैं तो ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड देख सकते हैं, विच एसेंशियली मींस कि 6% का टैक्स काट के आपको रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप इस टाइप का आपका कोई पैसा है जो आपका जिसमें आपको रिस्क ही नहीं लेना है, फिक्स्ड इनकम में डालना है, उसके लिए आप ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड देख सकते हैं, जो आपको 6% से ऊपर का नेट रिटर्न दे सकता है ओवर पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। लेकिन इसमें आपको आर्बिट्राज का पैसा नहीं डालना है, क्योंकि आर्बिट्राज आप 2 महीने 3 महीने के लिए डाल सकते हैं। इस प्रोडक्ट में हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम आप 1.5 साल वाला पैसा डालें। हालांकि एग्जिट लोड इसमें 1 साल का ही है, और अब हमने एग्जिट लोड और कम कर दिया, इनफैक्ट अभी 1 महीना कर दिया। एग्जिट लोड 1 साल नहीं है, टैक्सेशन 1 साल बाद 12.5% है, एग्जिट लोड नहीं है, एक महीना है, लेकिन कम से कम 1.5 साल वाला पैसा इसमें डालें। 1 साल बाद इसमें जो भी आपका टैक्स बनेगा वो 12.5% बनेगा, लेकिन अगर 1 साल से पहले आप पैसा डालते हैं तो जो भी आपका इनकम का स्लैब रेट है उस हिसाब से टैक्स लगेगा। ये इसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, करीबन 20 से 40% आर्बिट्राज है, 40 से 60% फिक्स्ड इनकम है, 0 to 10% स्पेशल सिचुएशन मतलब IPO, ओपन ऑफर, मर्जर, 10 से 20% हम लॉन्ग शॉर्ट करेंगे, यानी कि
हम कुछ पोर्टफोलियो में एक लॉन्ग बनाएंगे और उसके अगेंस्ट शॉर्ट लेंगे, उसको हेज करने का कोशिश करेंगे, उसको डेरिवेटिव करेंगे। कोर स्ट्रेटेजी फिक्स्ड इनकम और आर्बिट्राज रहेगा। स्पेशल सिचुएशन और डेरिवेटिव से हम रिटर्न एनहेंस करने का कोशिश करेंगे। तो आप अपना 1.5 साल का पैसा, अगर आपको आर्बिट्राज से ऊपर का रिटर्न चाहिए, वो इसमें आप देख सकते हैं। दिस वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। नाउ वी आल्सो हैव अनदर प्रोडक्ट जो कि, अच्छा, एक ही इंपॉर्टेंट मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। काफी लोग पहले एआईएफ में पैसा डालते थे। एआईएफ में आपको पूरा टैक्स लगता है, जैसे कि एसआईएफ में हमने इनफैक्ट, जो मैंने ये इवेंट का इनवाइट भी देखा था, उसमें लिखा था कि एसआईएफ आर टैक्स एफिशिएंट। नाउ व्हाई टैक्स एफिशिएंट? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं पीएमएस, एआईएफ, जिसमें हाई लेवल ऑफ टैक्स लगता है। तो अगर आपका टैक्स हाई लग रहा है तो फंड मैनेजर को आपको नेट रिटर्न देने के लिए, टैक्स काट के रिटर्न देने के लिए हाई रिटर्न देना पड़ेगा ग्रॉस, और कोई भी रिटर्न बिना एडिशनल रिस्क के नहीं आता। तो ये जो स्लाइड है ये दिखाती है कि अगर आप किसी एआईएफ जिसमें कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्स है, उसमें अगर आपका ग्रॉस रिटर्न 18% है, तो आपका नेट रिटर्न 9% आएगा, क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्स और एक्सपेंसेस के बाद आ रहा है। और वही चीज अगर आप एसआईएफ में करते हैं तो 12% ग्रॉस 9 हो जाता है, क्योंकि टैक्स एफिशिएंट है। आपका नेट रिटर्न 7, 7.5, 8, 8.5, 9, लेकिन ग्रॉस डिफरेंट हो रहा है क्योंकि टैक्सेशन अलग है। एसआईएफ आर मोर टैक्स एफिशिएंट एंड 18% जनरेट करने के लिए एडिशनल रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो व्हेन वी वर सेइंग अर्लियर, जो आप मेरी पहली स्लाइड देखेंगे, एसआईएफ क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? सिमिलर लेवल ऑफ रिटर्न विद अ लेसर लेवल ऑफ रिस्क। और ये उस चीज को यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं कि 9% आपको एक एसआईएफ से आ रहा है और एक एआईएफ से आ रहा है। एआईएफ में हाई टैक्स है, इसलिए एआईएफ फंड मैनेजर को ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न ग्रॉस जनरेट करना पड़ रहा है। तो सिमिलर लेवल ऑफ रिटर्न विद अ लेसर लेवल ऑफ रिस्क, this is the actual suitability of SIF as a product versus some other AIF products. Now coming to, a lot of people do nowadays portfolio management services, which is a very good way to generate wealth, because वो portfolios concentrated होते हैं, कस्टमाइज होते हैं अप टू सम एक्सटेंट, और आपको एक ऐसा आउटपुट देते हैं जो म्यूचुअल फंड से ज्यादा होता है। ऐसा मानना है कि वहां पे आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा आउटपुट मिलता है, और एक डिफरेंट फंड मैनेजर होता है जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता। लेकिन अगर हम उसी चीज को एसआईएफ से कंपेयर करें, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं या पीएमएसएस हैं, अगर उसको एसआईएफ से एक तरीके से कंपेयर करें, तो जस्ट पे सम अटेंशन ऑन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स बिकॉज इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कंपैरिजन। सो अगर जो हमने शुरू में आपको कैटेगरी दिखाई थी एसआईएफ की, उसमें 7 कैटेगरी दिखाई थी, उसमें से कैटेगरी है एक्स टॉप 100। एक्स टॉप 100 मतलब टॉप के 100 के बाद वाले, मतलब 101 से लेके 750 स्टॉक्स हैं, इसमें स्मॉल, मिड और लार्ज सब आ जाते हैं। मतलब शुरू के 100 स्टॉक से बाद के स्टॉक 101 से लेके 750 स्टॉक्स में अगर हम 65% इन्वेस्ट करते हैं, उस कैटेगरी को एक्स टॉप 100 कहते हैं। अगर मैं उसी चीज को म्यूचुअल फंड या पीएमएस से कंपेयर करूं, म्यूचुअल फंड में आपके पास मिड कैप फंड है तो उसमें 65% जो है 100 से 250, स्मॉल कैप है तो 65% 251 प्लस से। वही चीज पीएमएस में करूं, वहां पे कोई कैटेगरी डेफिनेशन नहीं। म्यूचुअल फंड में 70 स्टॉक हैं, 85 स्टॉक हैं एवरेज, कई कई स्मॉल कैप फंड 200 स्टॉक्स भी हो चुके हैं। पीएमएस 15 से 30। अब पीएमएस में आपको पैसा डालना चाहते हो क्योंकि आप सोचते हो कि म्यूचुअल फंड प्लस मेरे को रिटर्न मिल जाए, थोड़े हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स आ जाएं, उसमें ब्रॉडर ना हो, तो आप एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड से कम और पीएमएस से ज्यादा, यानी कि इन बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं। और ये सारी बात में हम अपने फंड के बारे में कर रहा हूं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द लास्ट लाइन, विच इज कैपिटल गेन्स टैक्स। म्यूचुअल फंड को जो टैक्स बेनिफिट है इस कैटेगरी में, लॉन्ग ओनली में, वही बेनिफिट एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड कैटेगरी को है, विच मींस
1 साल बाद अगर आप अपना पैसा निकालेंगे तो 12.5% टैक्स पड़ेगा। लेकिन आप वही पार्टिसिपेशन किसी पीएमएस के थ्रू करेंगे तो जो भी आपका बाय और सेल का ट्रांजेक्शन होगा उस पे टैक्स लगेगा, विच इज ऑलवेज मोर देन 12.5% LTCG. This actually makes a case. SIF is between mutual fund and PMS. It tries to give a PMS flavor to a mutual fund customer with a tax efficient form. PMS की एक स्टैट्स है, हालांकि आप इतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी हमारे पास डेटा है तो हम चला रहे हैं। 2 लाख क्लाइंट है पीएमएस में, 4.25 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है, जिसमें से 240 पीएमएस सिर्फ स्मॉल एंड मिड है, 500 पोर्टफोलियो मैनेजर है। नाउ हमारा जो प्रोडक्ट अभी है, जो एनएफओ चल रहा है, वो करने क्या वाला है, यू नो, हम उसमें करना क्या चाहते हैं, उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं हमारा व्यू। टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन मार्केट। वी हैव सीन 3 months back there was a tariff discussion. In last 1 month, 2 month, 3 month US Iran war, India facing high level of crude oil, gas prices increasing, inflationary outlook is on the higher side. We as a fund house feel this can be a time to look at small and mid allocation. And when we say this, we want to build a case, and this case is for the longer term. It is not a short term case. अगर आपके पास मीडियम टू लॉन्ग टर्म का पैसा है तो आप स्मॉल एंड मिड कैटेगरी को देख सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ हिस्टोरिकल डेटा यहाँ प्रेजेंट किया है। दिसंबर 20 से लेके अभी तक, मतलब करीबन 5.5 साल में, अभी हम मई में बैठे हैं तो 5 साल 6 महीने से हमने 5.5 साल का एक डेटा कंपेयर किया है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर सेगमेंट में कितनी ग्रोथ आई है। तो आप देखेंगे मिड कैप, स्मॉल कैप और 500 के बाद वाला स्मॉल कैप, वहां पे तो 6.5x ग्रोथ हुआ है। सबसे ज्यादा ग्रोथ अदर देन लार्ज कैप आया है पिछले 6 साल में। मिड कैप 3.8x, स्मॉल कैप 4.5 और स्मॉल कैप 500 to 750। एक्चुअली 500 to 750 को कोई कोई माइक्रो कैप कहता है, लेकिन माइक्रो कैप जैसा कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में अलग अलग दिखाया है। Other than large cap, there is a massive growth which has happened in last 5-6 years. And most important is actually this slide. Today, as a country, we see there are various sectors which are actually not available in large cap. Now, to just give you the example, India's largest pizza chain is mid cap. India's largest AC company is mid cap. Asset management company is mid cap. This slide actually highlights कि अगर किसी को इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है, स्मॉल और मिड सेक्शन में ज्यादा कंपनीज हैं। फार्मा बायोटेक विच इज सेकंड लास्ट, आज की डेट में लार्ज कैप सिर्फ 5 कंपनी है, लेकिन वही आप अगर पूल देखने जाते हो स्मॉल एंड मिड में तो 46 कंपनी आती है। मोर द कंपनी, मोर द चॉइसेस फॉर द फंड मैनेजर टू टेक बेटर। लार्ज कैप में चॉइसेस ही कम है। Large cap is very heavily concentrated towards banking and finance, and within banking and finance, the traditional banks, not the capital market, not the insurance companies, not the broking companies, not the asset management companies. Small and mid cap, we see another 10 years good story. Large cap में काफी sectors का representation ही नहीं है। Now काफी लोगों का मानना होता है कि बॉस FII जब बाय और सेल करते हैं या FII किसी सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, दैट सेगमेंट फॉर ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स लुक्स वेरी गुड। नाउ दिस स्लाइड, ये हमने सिर्फ इसमें इंडेक्स लेवल पे कंपैरिजन बनाया है कि किस हिसाब से FII और DII का होल्डिंग स्मॉल और मिड में चेंज हुआ है। निफ्टी 50 में दिसंबर 22 में 26.5% का FII होल्डिंग था। अब वो कम हुआ है, दिसंबर 25 तक का डेटा है, 25.5 हो गया है। और वही चीज मिड और स्मॉल में इंक्रीज हुई है, विच मींस मिड एंड स्मॉल में FII होल्डिंग भी बढ़ रही है। और वी ऑल नो FII होल्डिंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी गोज आफ्टर अ वेरी हाई लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ऐसे ही वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज दैट्स अ लार्ज मनी। और वही चीज DII में हो रही है। अगर आप देखेंगे
15.3% से लेके 17.3। DII का होल्डिंग भी मिड कैप में बढ़ गया है। तो इन कंपनीज में FII और DII का पैसा भी धीरे 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 परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बढ़ता जा रहा है। नाउ दिस इज अगेन इंडेक्स लेवल डेटा, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कितना कितना एक दूसरे को आउट परफॉर्म किया है। अगर आप देखने जाएंगे, डार्क ग्रीन आर द सेक्शंस जहां पे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मर हुआ है, लाइट ग्रीन मॉडरेट, व्हाइट में आउट परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। मतलब जहां पे व्हाइट कलर है वहां पे आउट परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप अगर पिछले 12-15 साल का डेटा देखेंगे, मोस्ट ऑफ द ईयर्स में आपको लार्ज कैप व्हाइट दिख रहा है, विच मीन्स इन मोस्ट ऑफ द ईयर्स लार्ज कैप हैज नॉट आउट परफॉर्म मिड एंड स्मॉल कैप, एंड इन सम ईयर्स द गैप इज टू हाई, बहुत ज्यादा गैप है। लास्ट 15 साल से भी ये ट्रेंड देखने को आ रहा है। नाउ रिसेंटली सारे ही सेगमेंट में करेक्शन आया है, लार्ज है, मिड है, स्मॉल है, बट स्मॉल एंड मिड का जो करेक्शन है वो बहुत कंपेलिंग है और बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी देता है। अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा निफ्टी का स्मॉल कैप और मिड कैप का ट्रेलिंग पीई। जो डार्क ब्लू लाइन है वो निफ्टी मिड कैप है, यानी कि जो ऐसे इंडेक्स मूव कर रहा है वो इंडेक्स मिड कैप है। अगेन द लाइन विच इज मूविंग इज स्मॉल कैप। 5 साल का एवरेज से नीचे चल रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों। ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी देता है टू स्टार्ट लुकिंग एट दिस सेगमेंट। दिस इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाई थी उनको हमने मर्ज करके एक बना दिया है, वो भी एवरेज से नीचे है। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर फंड, कि आप अगर स्मॉल कैप मिड कैप की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म का इक्विटी का पैसा है, तो आप ऑल्टिवा इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड में क्या फीचर्स वो देख सकते हैं जो आपकी नीड को पूरा कर सके। ये फंड है क्या? 65% से लेके 100% स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स हम लेंगे, 35 से 45 लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ये वो फंड है। मल्टी कैप मिड कैप हमने म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया है और स्मॉल कैप से। तो इस स्क्रीन पे हमने कंपेयर किससे किया है? मिड कैप फंड से, स्मॉल कैप फंड से और मल्टी कैप फंड से। 65% से 100% एडलवाइज ऑल्टिवा एक्स टॉप 100 में स्मॉल एंड मिड कैप का पोजिशनिंग होगा। रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, हम सिर्फ रिटर्न प्रोफाइल नहीं बोल रहे हैं, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल इज मिड कैप प्लस। अगर आप इस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी मार्केट का रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको मिड कैप प्लस बास्केट का है। मतलब मिड कैप प्लस के रिटर्न दे सकता है, प्रोवाइडेड आप वो रिस्क लेना चाहते हैं। मल्टी कैप फंड में एवरेज 82 स्टॉक्स है इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री का डेटा है। मिड कैप में 68 और स्मॉल कैप में 85। हमारा प्रोडक्ट थोड़ा और कन्विक्शन आइडियाज के साथ है, तो 35 से 45 इसमें होगा। सेक्टर एग्नोस्टिक होगा, मतलब ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करेगा, ये डाइवर्सिफाइड होगा, लेकिन ये सेक्टर एग्नोस्टिक होगा। ऐसा नहीं कि ये हेल्थ केयर चल रहा है या बैंकिंग चल रहा है, सेक्टर एग्नोस्टिक फंड है ये ब्रॉडली इस फंड का एलोकेशन होगा। 90 से लेके 100% स्मॉल एंड मिड, 101 से लेके 750 का यूनिवर्स। मतलब आपको इसमें शुरू के 100 नाम नहीं दिखेंगे। 101 से लेके 750 के यूनिवर्स में से हम 35 से 45 स्टॉक निकालेंगे, और 0 to 10% हमने किस लिए रखा है? कैश रखने के लिए, लार्ज कैप के लिए, आर्बिट्राज के लिए और डेरिवेटिव्स के लिए, जिसको हम रिस्क एनहेंसर स्ट्रेटेजीज कहते हैं। लेकिन कम से कम 90% और ज्यादा से ज्यादा 100% स्मॉल और मिड कैप एलोकेशन होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आपका इंडिया ग्रोइंग स्टोरी है, 10 साल स्मॉल एंड मिड एज अ कॉम्बिनेशन अच्छा कर सकता है, मैंने आपको अपना प्रोडक्ट भी बता दिया, बट वाई एडलवाइज? ये प्रोडक्ट तो कोई भी ला सकता है, बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं, आप ये म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी 1-2 फंड में कर सकते हैं। इसमें हम आपका एक बताना चाहते हैं कि हमारा व्यू और इसमें केस क्या है। हमारे पास ऑलरेडी मिड एंड स्मॉल कैप फंड है, फंड है, एंड जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो बैक टेस्टेड डेटा नहीं है, वो एक्चुअल डेटा है। हमारा मिड कैप फंड और हमारा स्मॉल कैप फंड, दोनों ही फंड
ओवर 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर। स्मॉल कैप में 7 साल दिख रहा है क्योंकि स्मॉल कैप फंड को 10 साल हुए नहीं है। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल में हमारे मिड कैप फंड ने कैटेगरी को हर टाइम पीरियड में आउट परफॉर्म किया है। और सिमिलर थिंग विद स्मॉल कैप। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हिस्टोरिकली डेटा सजेस्ट वी हैव आउट परफॉर्म कैटेगरी बाय रीजनेबल परसेंटेज। और अब ये स्क्रीन क्या कहती है, जितने भी ग्रीन सेक्शन है और जितने भी रेड सेक्शन है, ग्रीन मतलब हमने लास्ट उस पर्टिकुलर साल में लोअर ड्रॉडाउन मतलब कम गिरावट दिखाई है, तो वॉलेटिलिटी की ये स्लाइड बेसिकली वॉलेटिलिटी की स्लाइड है। मतलब हमारा मिड कैप का प्रपोजिशन इंडेक्स से कम वॉलेटाइल रहा है। जैसे कि कैलेंडर ईयर 2013 में ग्रीन वर्सेस रेड अप टू अ गैप ऑफ 6-7%, एडलवाइज मिड कैप फंड वाज लेसर वॉलेटाइल। अगर 15-16 साल का ये डेटा आप देखें, 10-12 साल का, मोस्ट ऑफ द ईयर्स में मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड हमारे दोनों ही लेसर वोलेटाइल रहे हैं वर्सेस द बेंचमार्क। और लेस वोलेटिलिटी के साथ जो मैंने आपको पहले दिखाया था, आउटपुट ज्यादा आया है। वोलेटिलिटी कम, आउटपुट ज्यादा। दिस इज एक्चुअली आवर एग्जिस्टिंग डेटा, इट्स नॉट अ बैक टेस्टिंग डेटा, ये हमारे एक्चुअल फंड का डेटा है। और अब हमने दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे आपको दिखाने का कोशिश किया है, क्योंकि हम शुरू से बात क्या कर रहे हैं, स्मॉल एंड मिड। और अभी मैंने आपको स्मॉल अलग दिखाया, मिड अलग दिखाया। नाउ वी कंबाइन इट बोथ, कि अगर ये दोनों 50-50 होते तो क्या आउटपुट होता। तो आप देखेंगे बेंचमार्क से मिनिमम रिटर्न में भी बेटर है, मैक्सिमम में भी बेटर है, एवरेज में भी बेटर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएशन कम है, विच इज बेटर। कम डेविएशन में आउटपुट ज्यादा है, 3 साल के रोलिंग रिटर्न पे भी, 5 साल के रोलिंग रिटर्न पे भी। नाउ कमिंग टू द टीम बिहाइंड इट विच मैनेजेस इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपका पैसा मैनेज कौन करता है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, और किस टाइप के वो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। ये हमारी पूरी इक्विटी टीम है। एक है फंड मैनेजमेंट टीम, मतलब वो फंड को मैनेज करते हैं, विच इज सपोर्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग इक्विटी रिसर्च टीम। इक्विटी रिसर्च हेड जो सारे सेक्टर देखते हैं, और हर सेक्टर के लिए आप देखेंगे हमने लिखा है, कोई कैपिटल मार्केट का एनालिस्ट है, कोई फार्मा का एनालिस्ट है। दीज एनालिस्ट कम विद स्टॉक आइडियाज टू द फंड मैनेजर्स, एंड फंड मैनेजर्स टेक अ डिसीजन कि कौन से आइडिया को लेना है। हमारा जो अभी का फंड जो मैंने आपसे बात किया, एक्स टॉप 100, वो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फंड मैनेजर है निखिल गाडा, 14 साल का उनका एक्सपीरियंस है। और हमारे को ज्वाइन करने से पहले वो 6 साल एक लार्जेस्ट पीएमएस हाउस में थे इंडिया में। एक्स टॉप 100 फंड वो मैनेज करेंगे। अदरवाइज जो मैंने आपसे मिड कैप फंड का बात किया, वो हमारे सीआईओ खुद मैनेज करते हैं। स्मॉल कैप फंड का बात किया, वो ध्रुव भाटिया जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो मैनेज करते हैं। सो द एंटायर आउटपुट विच वी हैव शोन इन स्मॉल एंड मिड कैप प्रपोजिशन is the output of this well researched or well placed team. So this was broadly about Edelweiss, our thought process, SIF क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और हमारे पास जो SIF हैं वो आपके किस बास्केट में प्लेस होते हैं। बट अगेन it's a category which is new. We would advise definitely speak to your advisor, in this case Midas, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया, नाम सेम है, काम अलग है। एक ही नाम है लेकिन 6 तरीके के उसमें आउटपुट है। एग्रेसिव भी है, मॉडरेट भी है, रिस्क बैंड 5 भी है, 1 भी है। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। मैं चाहूंगा कि इस पे क्वेश्चन आंसर ज्यादा हो तो थॉट प्रोसेस और कॉन्सेप्ट में बहुत क्लैरिटी आए। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक्स एवरीवन फॉर कंट्रीब्यूटिंग योर टाइम एंड लिसनिंग। Thank you, Kumar, sir, for nice presentation and about the products and need of the products at this time, because market is volatile and market has not gone up in last 2 year anywhere. Even though the stock specific, some stocks has moved up very high and some is correcting too much. But on the base of index or indices plus large and mid cap mutual funds, they are on the way of 1 or 2% plus or minus. Those the fund which is having some foreign assets or foreign portfolio, they are performing well. बट हमने जो कुछ 6 महीने पहले हाइब्रिड फंड SIF दिया था, उसमें 4-5% का रिटर्न एब्सोल्यूट में आ गया, मतलब CAGR 8-9% का आ गया, जो कि कंपेयर टू
इक्विटी फंड में 2-3% का रिटर्न है। अब इक्विटी फंड के अंदर में भी हाउ द फंड मैनेजर इज रनिंग, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। सो आई थिंक दैट के अभी जितने भी क्लाइंट से बात करता हूँ तो किसी को भी क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये और कब तक चलेगा और कितना खिंचेगा। और उसके बाद में इंडिया में भी जो अभी कुछ रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि थोड़ा खर्चा कम करिए, तो लोगों को थोड़ा डाउट था कि मार्केट में फर्स्ट क्वार्टर के बाद थोड़े रिजल्ट भी कम होंगे, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो इस सिचुएशंस में प्योर इक्विटी फंड में जाने की जगह थोड़ा सा हम लोगों ने SIF जो अभी अभी बिल्टअप हो रहे हैं, बट यस मिड कैप एंड स्मॉल कैप में करेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। दैट्स वाई वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट्स। So we come to the floor about the questions. We take the question one by one. मेरा वीडियो विजिबल है क्या? एक मिनट है, अभी या गए एक्चुअली। मैं रीजॉइन करूं या फिर इज इट ओके? रीजॉइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो ठीक क्या हो है। रहा है लेकिन। आई डोंट नो, ये वीडियो बार बार जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द हाँ। प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है, वीडियो सो जा वी रहा कैन है। टेक द क्वेश्चंस। या वी कैन टेक द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया है कि ये टाटा और बंधन के मुकाबले कैसा है। तो देखिए, जो हमारा एक्स टॉप 100 फंड है जिसकी हमने एनएफओ की बात करी, वैसा किसी का प्रपोजिशन नहीं है। बंधन का फंड को शायद अरूधा कहते हैं, और एक या उनका इनकम प्लस आर्बिट्राज का प्रपोजिशन है, 2-3 महीने पहले आया था। वो आर्बिट्राज जैसा फंड है। हमारा जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट है वो आर्बिट्राज प्लस है। तो एक तो रिस्क रिटर्न में डिफरेंस है। सेकेंडली, जो फंड मैनेजर्स हैं दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। जैसे कि हमारे पास जो है वो 18 साल से हैं, उनकी यहाँ अभी नई टीम है, एटलीस्ट इन दिस एस्पेक्ट। बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि मैं इन कंपटीशन पे कमेंट करूं। बट मैं एक चीज बता सकता हूं कि हमारा जो प्रपोजिशन है वो लॉन्ग ओनली इक्विटी का है। मतलब जो एक्स टॉप 100 है, हम कंपेयर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड और पीएमएस से एज अ कैटेगरी। Yeah, so I will give you the bigger feedback about that. So अभी आपका फंड तो प्योर PMS कैटेगरी में नहीं आया था SIF में। That's why we have given the products like long short fund of Tata and Bandhan. So that's why that is having the short position also. But as you rightly said कि ये फंड में शॉर्ट पोजीशन नहीं है, ये पूरा का पूरा PMS को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। तो देखिए, 0 to 10% में हम शॉर्ट ले सकते हैं, जिसमें कैश, लार्ज कैप, आर्बिट्राज, शॉर्ट सब ले सकते हैं। करेक्ट। 90 to 100 तो लॉन्ग। अभी जो फंड हम लोगों ने मतलब दिए हैं और सजेस्ट किए और प्रोफाइल में दिए हुए लोगों को, उसमें 25% शॉर्ट की पोजीशंस हो सकती है। बट अभी हमने कल भी फैक्सीड वगैरह देखी थी तो 4-5% ही शॉर्ट है, कोई अभी ज्यादा शॉर्ट में है नहीं क्योंकि मार्केट काफी नीचे है। तो इस चीज का फर्क तो 5-6 महीने के बाद दिखना चालू होगा। एंड क्वेश्चन जिन्होंने भी किया है तो तीनों प्रोडक्ट्स में फर्क है। आपने जो टाटा का लिया है, बंधन का लिया, और ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आप कंपेयर कर सकते हो या प्योर PMS स्कीम को भी कंपेयर कर सकते हो। तो दोनों के बीच में से ये टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट रहेगा जिसके अंदर में टैक्स कम लगेगा और रिस्क आपकी करीब करीब थोड़ी सी कम हो सकती है। बट रिटर्न वाइज यू हैव टू बी कंपेयर विद ए प्योर इक्विटी फंड। एम आई राइट? टेन यस। परसेंट का शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं इन इन ए वेरी ड्रास्टिक सिनेरियो, कुछ लगता है कि बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा हो रहा है, तो उस टाइम फंड मैनेजर ने 10% शॉर्ट का भी पोजीशंस का प्रोविजन रखा है। जरूरी नहीं है कि वो शॉर्ट करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि अभी जो फंड हमने लिए हैं उसमें 25% शॉर्ट की पोजीशंस की परमिशन है, बट दीज प्रोडक्ट्स स्टिल नॉट हैव एनी शॉर्ट पोजीशन एक्सेप्ट 4-5%। आई थिंक चैट बॉक्स में तो इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर कोई चाहे तो, हाउ इज फिडिलिटी, अच्छा फिडिलिटी नहीं, आई थिंक फ्रैंकलिन सफायर है। फ्रैंकलिन सफायर है या। सो फ्रैंकलिन सफायर जो हमने बताया था, फ्रैंकलिन सफायर, बंधन एंड टाटा, दीज आर ऑल द सेम कैटेगरी। बट उसके अंदर में भी हर एक फंड हाउस का अपना व्यू है कि शॉर्ट कितना रखना है, शॉर्ट रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन सफायर में भी 25% तक का शॉर्ट पोजीशन वो लोग ले सकते हैं। बट स्टिल
दे आर ऑल्सो सेइंग दैट कि वो शॉर्ट पोजीशन एक्सट्रीम केसेस में ही लेंगे, दे विल रन एज ए फ्लेक्जी कैप फंड। तो फ्रैंकलिन सफायर और एडलवाइस एक्टिवा में अभी तो ज्यादा फर्क नहीं है, बट जब भी एक्सट्रीम कंडीशंस आएगी, लाइक मार्केट बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है या मार्केट ओवर वैल्यू है या बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तभी समझ में आएगा। अगर मार्केट स्मूथ रहता है तो सभी प्रोडक्ट करीब करीब एक जैसे चल सकते हैं, नॉट ए गारंटी। और उसके अंदर में फिर फंड मैनेजर का खुद का व्यू है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्क है। और इसलिए तो हर एक आदमी अपना अपना एसआईएफ निकाल रहा है, क्योंकि जो एसआईएफ मार्केट में अवेलेबल नहीं है उस कैटेगरी के एसआईएफ लॉन्च किए जा रहे हैं। और हम भी ऐसे एसआईएफ को आगे बता रहे हैं या रख रहे हैं जो कि कॉमन पब्लिक में ऑलरेडी आए नहीं है। अभी एक क्वेश्चन है फ्रैंकलिन के बारे में, आई थिंक अगर आप लेना चाहें सर। हाँ, तो फ्रैंकलिन का जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो लार्ज कैप नहीं है, वो मल्टी कैप फंड जैसा ही रहेगा, मोस्टली लार्ज कैप रहेगा, बट दैट इज नॉट ए लार्ज कैप फंड। जैसे उन्होंने भी बताया है कि वो फ्लेक्जी कैप को मिमिक करेंगे। तो फ्लेक्जी कैप में जनरली 60% लार्ज कैप, 20-30% मिड कैप, 20-30% स्मॉल कैप। तो फ्रैंकलिन का जो फंड है वो फ्लेक्जी कैप फंड की कैटेगरी में आए। तो हमारा जो है एडलवाइस, जो अभी मैंने एक्स टॉप 100 का बात किया, उसमें 90 to 100 स्मॉल एंड मिड है। या So if it is a question or a comment, I don't know कि Edelweiss is only small and mid mix. The answer is yes. या सो एडलवाइस जो अभी जो प्रोडक्ट सर बता रहे हैं एक्टिवा एडलवाइस, तो ये निफ्टी नेक्स्ट 100 का है। तो टॉप 100 को छोड़ के जो पॉकेट है मार्केट में, 100 to 750 स्टॉक्स हैं, उसमें रहेगा। तो मिड एंड स्मॉल कैप रहेगा। थोड़ा सा शायद सर इसमें भी लार्ज कैप लिक्विडिटी के लिए रख सकते हैं, आई थिंक सो। But वो 0 to 10% में है। हाँ, 0 to 10% में भी इन लार्ज कैप। तो कभी कोई सडनली बड़ी रिडेम्पशन आती है या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है या कुछ हेज करना है, तो उसके लिए 10% लार्ज कैप रहेगा। तो ये प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है वो अभी तक जो प्रोडक्ट है मार्केट में उससे हटके है। एक हमारे और क्वेश्चन, यस, एक और क्वेश्चन है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 10 लाख है, हाँ लेकिन अगर आप हमारे ऑलरेडी हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में 10 लाख कर चुके हैं, क्योंकि ये 10 लाख एएमसी लेवल पे होता है, हाँ तो हाँ। आप हमारे एनएफओ में 1 लाख भी डाल सकते हैं। हम्म, एसआईपी आफ्टर एनएफओ आप स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम मैंने बताया 10 भी हो सकता है, उससे कम भी, अगर आप ऑलरेडी 10 डाल चुके हैं हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में। अगर या नहीं आप हमारे साथ एसआईएफ के इन्वेस्टर हैं ही नहीं, तो दोनों में से किसी प्रोडक्ट में, तो आपको 10 लाख डालना पड़ेगा। यस यस। और तो एसआईपी अभी आपने अपने फंड में एसआईपी कितने का है मिनिमम? 10 लाख डालने के बाद 1000 का। 1000 रुपये, ओके। तो एसआईपी में भी हर एक फंड हाउस का थोड़ा अलग अलग व्यू है, दैट्स व्हाई आई आस्क यू द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, विच इज मोर रिस्क, large, mid and small? Actually, risk is always related to the return. So, volatility mid and small में ज्यादा आ सकती है अगर आप उसको रिस्क से हाईलाइट कर रहे हैं। इन द लॉन्ग टर्म, एज पर द हिस्टोरिक डेटा जो मैंने आपको दिखाया था, मिड एंड स्मॉल कैप हैज आउट परफॉर्म। सो इफ योर मनी इज फॉर द लॉन्गर टर्म, यू कैन एक्चुअली लुक एट मिड एंड स्मॉल। अगर आपका शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का पैसा है, तो आपको मिड एंड स्मॉल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ओनली नॉट इट इज रिस्कियर, बिकॉज देयर कैन बी मोर वॉलेटाइल। आई थिंक चैट बॉक्स में सर इतने ही क्वेश्चंस थे, अगर हम वर्बल लेना चाहते हैं, इफ पीपल। एनी मोर क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क। पाटिल सर, आपके इंडिया में नहीं हो, बाहर हो? पाटिल, देवीदास पाटिल सर, या राकेश? ओह, हाय, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। इसमें टैक्स ट्रीटमेंट क्या जैसे म्यूचुअल फंड का होता है उसी तरह है इक्विटी म्यूचुअल फंड का? इज दैट यस यस, सेम? यस, टैक्स एक्स टॉप बेनिफिट नहीं 100 में यस सेम है। एक्स टॉप 100 में जैसे मैंने बताया उसमें सेम है। जो हमारा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट है उसमें अलग है। उसमें 1 साल बाद 12.5 है, 1 साल से पहले स्लैब रेट है। 1 साल से पहले 20% शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर 20% शॉर्ट टर्म होता तो वो इक्विटी बन जाता। तो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में
अलग टैक्सेशन है, एक्स टॉप 100 में अलग है, एक्स टॉप 100 में म्यूचुअल फंड जैसा है। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में भी 1 साल बाद म्यूचुअल फंड भी है। ओके। हाँ या जी देव जी। सो इन शॉर्ट इस प्रोडक्ट्स में म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन है, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड फंड, में भी राइट। इक्विटी म्यूचुअल फंड लाइक आफ्टर 1 year 12.5%। और अभी आप देखोगे तो लेटेस्ट में करीब करीब 7-8 SIF आ रहे हैं। और हर एक का अपना खुद का एक यूएसपी है। जो फंड मैनेजर्स हैं, जो उनके पास रिसर्च टीम है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से दीज प्रोडक्ट्स इज लॉन्चिंग इनटू द मार्केट। एंड प्लस जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी जरूरत है मार्केट में, तो स्टार्टिंग में हर एक कंपनी कम से कम एक तो SIF ला रही है। तो जैसे जैसे अप्रूवल आ रहे हैं, तो एक 6 महीने पहले अप्रूवल शुरू किए थे, सेबी जैसे अप्रूवल दे रही, तो आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन, तो आई कैन से अभी ICICI का भी शुरू हुआ है, कल मेराई का भी आया है, देन टाटा का ऑलरेडी चल रहा है, क्लोज भी हो गया है। तो हर एक के, और कल DSP इसका भी चालू हुआ है, DSP जियो DSP ब्लैक रॉक। तो अभी सबके आएंगे। एंड मेरी जो इंटेंशन थी कि इतने सारे प्रोडक्ट अगर मार्केट में आते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, बॉम्बार्डिंग भी हो रही है, और बहुत सारे आर्टिकल्स भी आएंगे, ब्लॉग्स भी आएंगे, तो पीपल विल गेट कंफ्यूज। तो मेरा एक फर्ज था कि ये क्या कैटेगरी है, भला क्या है, चल क्या रहा है, वाई पीपल आर कमिंग विथ SIF। तो जो सर ने बताया कि कुछ 4 लाख करोड़ का है ना सर, PMS बुक साइज। हाँ पीएमएस जो लिस्टेड वाला पीएमएस है 4.25 लाख करोड़ का मार्केट है लिस्टेड वाला। हाँ, तो जनरली PMS की जो कैटेगरीज है और जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अभी सर ने बताया कि 3-4% करीब करीब टैक्स में चला जाता है, एम आई राइट? चार यस यस, परसेंट के डिपेंड्स आसपास। ऑन चर्निंग। और वहां हाँ पे एक बात बताना भूल गया, मिनिमम 50 लाख है, यहाँ पे आप 10 लाख हाँ, में वो डील कर तो सकते है। 50 लाख है, तो 50 लाख वाले भी 10 लाख में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 4-5% का टैक्स में डेंट लग सकता है, और लगता है, मतलब डिपेंड ऑन द चर्निंग। जो सर ने बोला, अगर कोई लेके ही बैठ जाता है, कुछ ज्यादा करता ही नहीं है, तो फिर उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेके बैठ क्यों जाएगा, फिर उसको दिया क्यों है वो फंड? तो ही हैज टू बी रीअलाइन द स्टॉक्स, रीबैलेंस द स्टॉक, तो उसको करना ही पड़ता है चेंजेस। और जब वो चेंजेस करता है, तो इन्वेस्टर को उसके टैक्स आ सकते हैं। बट अगेन, वी कैन नॉट से कि वो कैटेगरी बंद होगी या खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आउट परफॉर्मेंस के ऊपर है, फंड मैनेजर के ऊपर है। तो कुछ कुछ PMS बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली आउट परफॉर्मेंस। तो लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, अगर 10% आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, 2-3% टैक्स में भी चला गया, तो क्या फर्क पड़ता है? तो कोई भी चीज बंद नहीं होगी, कोई भी चीज खराब नहीं है। ये डिस्कशन के ऊपर हमारी नीड कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि म्यूचुअल फंड खराब है, या SIF अच्छा है, या SIF खराब है, म्यूचुअल PMS अच्छा है। हाँ, एक चीज बहुत जरूर है कि PMS में 50 लाख लगता है, इसमें 10 लाख लगता है। तो जो उस टाइप की कैटेगरी थी, स्पेशली 50 लाख से 1 करोड़ या 20 लाख से 1 करोड़ की जो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर थे, उनको एक PMS का टेस्ट मिल सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज था रामकुमार, जैसे हाँ। ये अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं हम्म। SIF के विद डिफरेंट फंड हाउसेस। तो हाँ, इन लोगों का क्या, जैसे ओनली इन इंडियन मार्केट रहता है, या दे आर फ्री टू गो टू ओवरसीज, वहाँ भी कुछ ये लोग ले सकते हैं पोजीशन, या कैसे रहता है इनका कुछ? वो तो फंड का जो एप्लीकेशंस है सेबी के साथ में, और RBI की परमिशंस, ये सब चीजें जो रेगुलेटेड अलाउड करेगा। तो हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन बराबर है, प्रोडक्ट आएंगे आगे जाके। So mutual funds are allowed to take international stocks, Yeah. but in our particularly in this product हम नहीं ले रहे हैं, ये especially प्रोडक्ट में नहीं है, ये प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, आगे जाके आएंगे वैसे प्रोडक्ट। हाँ, मतलब मेरा कहना है कि इतने सारे जब प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं फंड मैनेजर, तो मे बी यस। सम फंड मैनेजर में कम अप विद जहाँ फॉरेन का भी एक्सपोजर हो उसका। या फॉरेन का एक्सपोजर होगा। अभी फॉरेन के एक्सपोजर में थोड़ा सा टाइट किया RBI ने, जो आपने भी देखा कि बाहर घूमने मत जाओ, सोना चांदी हाँ, मत वो तो मोदी जी बोले हैं अभी थोड़ा। तो उस चक्कर में अभी लोग ऐसे प्रोडक्ट नहीं ला रहा है जिसमें फॉरेन में इन्वेस्टमेंट हो। एक बार डॉलर रुपीज का स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो उस टाइप के प्रोडक्ट भी आएंगे।
हाँ मतलब ये तो इन्वेस्टमेंट है, तो रिटर्न आएगा तो इंडिया में ही आएगा, उसमें तो कोई Yes. दिक्कत नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन बराबर है, तो प्रोडक्ट आएंगे ऐसे। तो जैसे जैसे लोग एप्लीकेशन करेंगे, सेबी के पास कैसा है कि आपको एक थीम बतानी पड़ती है कि आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो, इसका कंसेप्ट क्या है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। उस बेस पे जो सेबी परमिशन जब देती है, तो उसको अडेयर करके फंड मैनेजर उसी कैटेगरी में और उसी बाउंड्री में ही इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे अभी इनका जो फंड है, इन्होंने अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का परमिशन स्ट्रेटेजी में नहीं रखा है, तो ये सडनली कि अभी जैसे ओपन हो गया मार्केट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो ये लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए अगर हमें करना है, तो इनका कोई फिर और नया प्रोडक्ट निकलेगा जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउड होगा, उस प्रोडक्ट को लिया जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब जैसे अगर अलग अलग फंड हाउसेस के अलग अलग जैसे प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो या सबका टैक्स ट्रीटमेंट भी सेम नहीं होगा, फिर वो भी अलग अलग हो सकता है, इज यस, इट? अलग यस अलग यस, होगा, अलग टैक्स अलग। ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से चेंज हो सकता ओके। यस यस। है। एक और क्वेश्चन है कि अगर हम रिटायर्ड पर्सन है, मतलब हम हाँ। सैलरी टैक्सेशन वाले में नहीं आते हैं, तो हम्म। क्या ऑप्शन बेटर होगा? देखिए, अगर चाहे आप रिटायर्ड हैं कुछ हैं, आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है, 1 साल बाद। इवन इफ यू आर इन अ नो टैक्सेशन स्लैब, 12.5% आपके ऊपर म्यूचुअल फंड का, और अगर आप कोई स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं 1 साल बाद बेचते हैं, उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, वो 12.5 लगेगा। अब डिफरेंस क्या है पीएमएस में? पीएमएस में जब भी वो स्टॉक बाय और सेल हो रहा है 1 साल के अंदर, तो वो एक टैक्स लग रहा है जो आपको देना पड़ रहा है। एसआईएफ और म्यूचुअल फंड, स्पेशली एक्स टॉप 100 वाले एसआईएफ में 1 साल बाद आपको 12.5 लगेगा, लेकिन पीएमएस में हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो अगर म्यूचुअल फंड, तो इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ, म्यूचुअल फंड में किसी ने एक स्टॉक लिया, ए कंपनी, डिस्कनेक्ट। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपका वॉइस चला गया सर। ठीक है, मैं जब तक मैं वो क्वेश्चंस लेता हूँ, तो मैडम आपका जो क्वेश्चंस है ना कि टैक्स ब्रैकेट में आप नहीं हो, तो वो जो टैक्स ब्रैकेट है वो रेगुलर इनकम, इनकम फ्रॉम फिक्स इनकम, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट और इनकम फ्रॉम सैलरी वाला है। जो कैपिटल गेन का स्लैब है वो अलग है। आपकी सैलरी जीरो भी हो, लेकिन कैपिटल गेन तो आपको लगेगा। तो कैपिटल गेन जो इंडिया में अभी लॉन्ग टर्म का है, वो 1.25 लाख तक का टैक्स फ्री है। 1.25 लाख इज टैक्स फ्री। सपोज मेरी इनकम 2 लाख है, जो मेरे पास एक सपोज 20 लाख का या 30 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, तो मेरी फिक्स इनकम से इनकम 2 लाख रुपए आती है, 3 लाख रुपए आती है। लेकिन मुझे कैपिटल गेन के थ्रू 4 लाख रुपए मिलते हैं, तो 4 लाख वो टैक्सेबल होंगे। इवन दो दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया, तो वो 12 लाख के नीचे होता है। सो कैपिटल गेन इज ए स्पेशल टैक्स which is not combined with your salary और फिक्स इनकम, फिक्स इनकम से मिक्स नहीं होता है। तो 12 लाख के नीचे वाला जो स्लैब है वो सैलरीड, रिटायरमेंट पर्सन, फिक्स इनकम ग्रुप, उस कैटेगरी को अपन 12 लाख के नीचे लेते हैं। आई थिंक आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। सर का एक बार देखो। एनी मोर क्वेश्चंस? वी कैन टेक 2-3 मोर क्वेश्चंस। चौधरी सर, आपका कोई क्वेश्चन? I like to learn first because I am new into this field. हाँ हाँ, नहीं So कोई इशू नहीं है। हाँ, definitely I will learn more now, यस and then next meeting probably I could. यस यस, Yeah, एनी टाइम यू कैन आस्क पर्सनली ऑल्सो। yeah. बट मेरा तो पर्पज ये था कि इतना सारा मार्केट में आ रहा है, तो Hmm. इन्वेस्टर शुड बी अवेयर। ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरा बोले अरे भाई आपको मालूम नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, आपका एडवाइजर क्या कर रहा है। That तो is true, but we trust you, na? या Whatever you will do, you will invest. That या will be या proper. या, थैंक यू।
थैंक यू फॉर नाइस वर्ड्स। अच्छा, इसमें एग्जिट लोड या ऐसा तो कुछ नहीं है कि विद इन, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है 1 साल के अंदर निकाला 1% एग्जिट लोड या सब है सब कुछ है? है, लेकिन हर एक SIF का खुद का एक डिफरेंट डिफरेंट है। सभी सब कुछ है, मतलब एक्सेप्ट 10 लाख रुपए छोड़ दिए तो पूरा अच्छा। म्यूचुअल फंड ही है। ओके। चलो म्यूचुअल फंड आप 5,000 रुपए का ले सकते हो, इसको राइट। 10 लाख के नीचे नहीं ला। लेकिन एक और सुविधा है कि जैसे आपके पास कोई भी एडलवाइस का एक म्यूचुअल फंड है 10 लाख का, सॉरी SIF, तो दूसरा जब इनका SIF निकलेगा उसमें आप 1 लाख या 1,000 रुपए भी डाल सकते हो। तो AMC वाइज 10 लाख का लिमिट है। तो सपोज आई हैव इन्वेस्टेड इन एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स SIF 10 लाख रुपीज इन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अब ये फंड इनका चल रहा है, तो इसमें मैं 1 लाख रुपए भी डाल सकता हूँ, क्योंकि AMC के अंदर में मैंने ऑलरेडी 10 लाख रुपए दे दिए। तो एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए 10-10 लाख अलग से नहीं करना है। तो ये केवल एडलवाइस के लिए है या दूसरे सबके फंड लिए, हाउस भी सेम? सबके लिए। अगर फिर से एक एग्जांपल दूंगा, तो सपोज मेरा फ्रैंकलिन में एक फंड SIF लेके रखा है मैंने, और अभी एक कोई फॉरेन फंड का उन्होंने SIF लाया, सपोज सपोज चलो, तो मैं उसमें 1 लाख रुपए में ही भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो फिर मेरे लिए दूसरा SIF एज ए म्यूचुअल फंड जैसा हो गया। राइट। तो राइट। ये अभी जैसे डेवलप हो रही है कैटेगरी, क्योंकि 2 महीने से ही ज्यादा प्रोडक्ट आए हैं। अब जैसे जैसे लोगों के पास प्रोडक्ट आएंगे फिर उसको ज्यादा एडवांटेज होगा उसका। तो मेरा जो एक मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है। तो मेरा एक पर्सनल इंटेंशन है कि एक प्रोडक्ट कम से कम किसी के पास रहे, दे गेट द एक्सपीरियंस के ये होता कैसे है, वर्किंग कैसे होती है, स्टेटमेंट कैसे आता है, एग्जिट लोड, एंट्री लोड, हर चीज के बारे में थोड़ा सा मालूम हो। और ज्यादा कुछ बहुत फर्क नहीं है, लेकिन टैक्सेशन में बहुत बड़ा फर्क है। एनी मोर क्वेश्चंस और वी गेट? तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था। हाँ एक किसी का क्वेश्चन था कि उनका टैक्स स्लैब नहीं है। एक मैं हाँ एग्जांपल दे रहा था। मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, PMS मैनेजर, और हम्म, मैंने कोई स्टॉक लिया 100 रुपए का, और मैंने उसको 6 महीने बाद 150 का बेच दिया, तो 50 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगा। वो हम्म, चीज अगर मैं PMS में करता हूं तो ये 50 रुपए का टैक्स इन्वेस्टर को भरना है, क्योंकि मैंने 6 महीने में बेच दिया, 1 साल से कम में। यही correct, चीज मैं म्यूचुअल फंड में करता हूं तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बहुत yeah, बड़ा डिफरेंस है कि 1 साल के अंदर का अगर स्टॉक बाय परचेज हो रहा है तो PMS में टैक्स लग रहा है, और ये टैक्स फाइनली NAV में जा रहा है वहां पे। तो फाइनली एक तरीके से इन्वेस्टर को लग रहा है। हाँ उसके लिए मैं बहुत बार मतलब मीटिंग में भी बताया लोगों को कि इंडिया में जो म्यूचुअल फंड की जो कंस्ट्रक्टिव हुई है एज ए इंडस्ट्री और एज ए कैटेगरी, वो एक ट्रस्ट करके बनी हुई है। अगर आप कंपनियों के नाम देखोगे तो असेट्स मैनेजमेंट जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो पहले ये जो AMC है वो एक ट्रस्ट, उसका ट्रस्टी होता है, वो AMC बनाता है, और उसके बाद वो म्यूचुअल फंड बनाता है। तो इंडिया के अंदर में यूनिट्स हैं, यूनिट्स है मतलब ये ट्रस्ट के अंदर में एक इंडस्ट्री चल रही है, और ट्रस्ट को टैक्स फ्री जो भी वो इंटरनली चेंजेस करता है वो टैक्स फ्री होता है। तो यहाँ पर एक इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारे यहाँ यूनिट्स बनते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के अंदर में AMC और AMC के अंदर में म्यूचुअल फंड्स और PMS वगैरह जो होते हैं, AIF होते हैं, ये प्योर इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। दे आर नॉट रनिंग अंडर द ट्रस्ट। जितनी भी AMC है उनके सब ट्रस्टी है। अगर आप जब फैक्ट शीट कभी ध्यान से देखोगे, आई कैन शेयर विथ यू, तो उसमें आपको फर्स्ट फ्रंट पेज पे दिखेगा कि इसके ट्रस्टी कौन है। फिर उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की AMC कंपनी में CFO अपॉइंट किया, CEO अपॉइंट किया, एंड देन फंड मैनेजर अपॉइंट किया। तो ट्रस्टी वो सब अपॉइंट करता है, फिर वो इंडस्ट्री चलती है। एम आई राइट सर? तो स्ट्रक्चर ऐसा ही है ब्रॉडली या कि the trust is formed, then then there is a sponsor, then there's a trust, then या there's a management. So broadly, yes. उसके लिए अपने यहाँ जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स होती है वो सबसे ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है एक्चुअली। बट थोड़ा सा देखा ये गया है कि मतलब सबके पास म्यूचुअल फंड है, तो थोड़ा सा लोगों को बोर्डम लगा के यार ये तो सबके पास है,
लेट्स गो विद सम फैंसी प्रोडक्ट, बट देखेंगे तो सबसे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है आज के टाइम में इंडिया में, इफ वी कंसीडर द टैक्स एफिशिएंसी. एनी मोर क्वेश्चंस? अदरवाइज एक बार सब लोग अपना, मुझे थोड़ा एक स्क्रीनशॉट लेना है. कैन ऑल ऑफ यू open your video and we take one screenshot? हाँ, लेके लो. Please open your video and okay. Thank you very much. And uh, two questions still we can take. चेतन सर, कुछ क्वेश्चंस, और हम लोग अपना चैटबॉट पे रिव्यू का QR कोड भेज रहे हैं. प्लीज रिव्यू, गिव यू रिव्यू टू द मिडास वेल्थ मीटिंग्स के बारे में, कंपनी के बारे में. जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, वी रिक्वेस्ट देम टू रिव्यू अवर कंपनीज. ये सामने QR कोड है, यू कैन स्कैन इट, इट विल टेक यू टू द गूगल बिजनेस पेज. कंपनी का गूगल बिजनेस पेज है, वहां पर आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी गिव द रिव्यू. जिन्होंने नहीं दिया है, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू प्लीज पोस्ट योर रिव्यू ऑल्सो ऑन आवर गूगल बिजनेस पेज. हटा दो, इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते क्या? दामने सर, आज कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ आपका? हेलो. स्कैन कर लिया? हाँ, या एवरीबॉडी हैव स्कैन इट, देन आई विल क्लोज इट. इसको चैटबॉट पे डाल सकते हैं कि नहीं? मैं डाल सकती चैटबॉट पे डाल दो. लिंक डाल. हाँ, लिंक डाला हुआ है हमने चैटबॉट पे, सभी के डाल. तो दामने सर, आज आपका कुछ क्वेश्चन नहीं, मुझे लगता है अभी पूरा समझ में आ गया लगता है. yes sir, number of different categories are there, so now the question is which one is suitable for an individual personally. हाँ, वो तो फिर इंडिविजुअली पर्सनली जब अपन पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्या है, अपनी टाइम हॉराइजन क्या है, और अपनी रिस्क एपेटाइट क्या है, तो ये 4-5 क्वेश्चंस के बाद ही वो डिसीजन होता है. Exactly. हाँ, तो ये चीज तो अपन 1-to-1 ही डिस्कशन में कर सकते हैं. Yes sir, I will take your help with that. थैंक यू. Thank you so much. बेऊर सर, आनंद बेऊर सर, बिजी. पाटिल सर ने कुछ तो चालू किया था शायद, आउटसाइड पुना है लगता है. नहीं सर, कोई नहीं. Got it. या बोलिए सर, बेऊर सर. नहीं सर, कोई इशू नहीं है. नाउ थिंग्स आर बिकमिंग मोर क्लियर. या तो वैसे ही है ना सर, क्लास में 2-3 बार अटेंड किया तो क्लियर हो जाते हैं फंडामेंटल. वैसा ही है, वैसे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए. तो हमारी भी वही कोशिश है. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. एंड आज वीकेंड है, फिर भी आप लोगों ने टाइम निकाला. अच्छा लगा, काफी रिस्पांस भी काफी अच्छा रहा. एंड होप्स दैट के जो भी कुछ क्वेश्चंस है, आवर स्टाफ इज आल्सो हैविंग वेरी गुड ट्रेनिंग अबाउट दिस SIF, एंड ऑनबोर्डिंग करना है, कुछ रिकंस्ट्रक्शन करना है, रीबैलेंसिंग करना है. सो आवर स्टाफ इज वेल वर्स अबाउट ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द थीम. एंड कुछ भी आप प्रॉब्लम है या इंक्वायरी है या कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो स्टाफ इज अवेलेबल एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल 24 hours. Thank you very much. We are closing the session. So thank you, Kumar sir, for nice presentation. Thanks for this opportunity. Yeah, Thank काफी you to clips everyone. and yeah sir. तो काफी क्लिप्स एंड शॉर्ट में आपने अच्छे ढंग से बताया. So thank you for coming to on this Saturday. Thank you, I'm Ram sir. closing the meeting. If anything Thank you. else, Thank you, Ram sir ji. Thank you. yeah, thank you very much. Bye.
Thank you.